तो इस 7वें प्रश्न में अपने को क्या दिया, एक ब्लॉक दिया ये 57 12 195 73 19 257 42 23 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया 153 197 172 और 215 दिया हुआ है। देखिए अब ऐसे प्रश्नों में आपको दिमाग कैसे दौड़ाना है, आपको दिख रहा है इस रो में, ठीक है, इस पंक्ति में आपको क्या दिख रहा है, दो छोटी संख्याएं दिख रही है, फिर एक आपको ऐसा संख्या दिख रहा है जो 3 अंकों का हो गया। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन हो रहा होगा, तभी क्या बना है 195 बना हुआ है। अब मान लो मैं इसको जोड़ता हूं, मैं 7 2 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, 69 हो गया, है ना। 7 + 2 9 5 1 6, तो 69 आना कितना था 195। तो क्या किया जाए, इसको अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे 12 का गुणा 57 से करेंगे तो 195 से तो ऊपर चले जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा आप लोग देखना, इसमें क्या चीज हुआ है, 57 × 3 किया गया प्लस 12 × 2 किया गया, ठीक है। तो कितना बनेगा आंसर 195 आ रहा है। कैसे समझ में आया मेरे को, 3 7 21 3 5 15 15 2 17 प्लस 12 दूनी 24, कितना आ रहा है 4 और 1 5 2 और 7 9, ये बन गया 195। तो क्या क्या चीज पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है, पहले वाले पंक्ति के पहले वाले संख्या में 3 का गुणा करना है, फिर पंक्ति के दूसरे वाले संख्या में 2 का गुणा करना है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये चीज होगा, तो इसमें भी फॉलो कर रहा होगा ये चीजें। तो देखते हैं 73 × 3 प्लस 19 × 2 इक्वल्स टू 257 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 3 9 और 3 × 7 कितना दे देगा 21 प्लस 19 × 2 कितना देगा 38। तो ये 8 9 कितना हो गया 17 हासिल आया, 1 3 और 1 4 4 और 1 5 बचा इधर क्या 2, तो 257 फिर से अपने को मिल गया ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला रो का अंतिम संख्या मिल गया। तो इसी आधार पे जी क्या करेंगे, 42 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 से, 42 × 3 प्लस 23 × 2, तो ये मिलेगा 46 प्लस ये कितना मिलेगा अपने को 126, ठीक है। 3 दूनी 6 3 चौक 12 126, 126 को 46 के साथ जोड़िए, 6 और 6 कितना आ जाएगा बराबर 12, 12 का क्या आया 2। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आपको इकाई अंक ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, इकाई अंक 2 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी 172। अब मैं इतना भी दिमाग नहीं दौड़ाता, इसको लिखता भी नहीं, मैं क्या करता एग्जाम में 3 × 2 करता, 3 दूनी 6, इकाई अंक मिल गया है 6, उसी इकाई अंक के साथ इधर का 2 × 3, 23 का गुना 2 से करना था ना, तो 2 3 6, इसका भी इकाई अंक मिला है 6, इसका भी इकाई अंक मिला है 6, 6 और 6 को जोड़ता तो कितना मिलता 12, 12 का क्या है इकाई अंक 2, तो 2 जिस ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है इकाई अंक वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप पूरा का पूरा गुना कर लीजिए, फिर उसको जोड़ लीजिए, आंसर तो वही मिलने वाला है। तो ये कितना हो गया 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, तो 172 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। 8वें प्रश्न को देखते हैं। 3 अभिकथनों के 3 निष्कर्ष क्रमांक 1 2 और 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि अभिकथन सत्य हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष अभिकथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। ये सिलोजिज्म का फिर से क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। अभिकथन मतलब कि स्टेटमेंट कितना दिया, क्या दिया आपने को, कुछ शर्ट पैंट है, तो जैसा जैसा वो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अब वेन डायग्राम बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं। कुछ शर्ट पैंट है, अब सभी शर्ट को नहीं बोला, वो बोला है कुछ शर्ट क्या है, पैंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ शर्ट का इतना वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पैंट। तो ये क्या हुआ है, शर्ट हो गया और ये क्या हो गया है, पैंट। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ पैंट जीन्स है, तो कुछ पैंट क्या हो गया, जीन्स। तो कुछ वर्ड है मतलब कि थोड़ा सा ही उसमें शामिल होगा, जैसे कि यहाँ पे शामिल हो रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या दर्शा रहा है कि कुछ जीन्स पैंट भी हैं और कुछ पैंट क्या है, जीन्स भी हैं। कुछ शर्ट पैंट भी हैं, कुछ पैंट शर्ट भी हैं। सभी जीन्स परिधान हैं,
सभी जींस परिधान हैं, तो सभी के सभी जींस परिधान हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सभी जींस किसके अंतर्गत में आ जाएंगे, परिधान के अंतर्गत में आ जाएंगे। सभी जींस को कौन घेर लेगा, परिधान। ये क्या आया, परिधान। अब देखिए फिर मैं इसको पिछले क्लास में डिस्कस किया, सभी जींस परिधान हैं और कुछ जींस, भाई जब सभी जींस परिधान हो गए तो कुछ जींस भी क्या होंगे, उस जींस का कुछ भाग भी क्या होगा, परिधान ही होगा। लेकिन इसका उल्टा सभी परिधान जींस है ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इतना हिस्सा आपका जींस होते हुए नहीं दिख रहा है। परिधान का इतना सा हिस्सा आपको क्या दिख रहा है, जींस होते हुए दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा कुछ परिधान जींस हैं लेकिन सभी परिधान जींस है, ये गलत है। ठीक है, आगे का निष्कर्ष देखते हैं। कुछ परिधान शर्ट है। निष्कर्ष पहला आपको पूछा गया है इसमें कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो पहला क्या लिखा है, कुछ परिधान शर्ट हैं। कुछ परिधान शर्ट है क्या, तो यहाँ पर तो मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है, परिधान शर्ट से मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। कुछ परिधान जीन्स है, कुछ परिधान क्या है, जीन्स है, तो अब भी वही बोला, सभी परिधान जीन्स नहीं है, लेकिन इस परिधान का कुछ हिस्सा क्या है, जीन्स है। तो दूसरा अभी कथन क्या हुआ, पहला गलत हुआ था, दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ जीन्स पैंट है, कहाँ है, कुछ जीन्स पैंट है, कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, इतना सारा पैंट का इतना वाला हिस्सा क्या है, जीन्स है। तो कुछ जीन्स क्या हुए, पैंट हुए। तो ये तीसरा अनुसरण भी क्या किया, तीसरा कथन भी क्या किया, अनुसरण कर रहा है। मतलब कि दूसरा और तीसरा सिर्फ निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। अब रीजनिंग के सबसे पेचीदे क्वेश्चन में चलते हैं। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 9 से 11 तक के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। सीटिंग अरेंज पे आधारित है, ये सीटिंग अरेंजमेंट पे आधारित है। 10 लोग जिनका नाम क्या है, P Q R S T U V W X और Y एक कतार में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। 4 से ज़्यादा लोग दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। अंतिम छोर पर बैठे लोग विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। इतने से क्या समझ में आया है, अधिक से अधिक 4 लोग किधर देख सकते हैं, दक्षिण की ओर देखते हुए बैठे हुए हैं, और अधिक से अधिक 4 लोग ना, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे दक्षिण में देखने वाले लोग, साउथ की तरफ देखने वाले लोग। अंतिम छोर पर बैठे लोग विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। RS के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। दोनों एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और उनमें से एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो इसी लाइन से अब शुरुआत करते हैं। क्या क्या है अपने पास कि R और S 10 लोगों को बैठाया मैं। ठीक है, अब 10 लोगों में हो सकता है एक का मुंह इधर हो, ठीक है, लास्ट वाले का इधर, तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएगा 9 और ये 10 को इधर करना पड़ेगा, क्योंकि छोरों पर बैठने वाले लोगों का बोला ना कि अंतिम छोर पर बैठे लोग विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब मान लो ये इधर देख रहे हैं, तब तो ये इधर देखा। अब हो सकता है कि ये दक्षिण दिशा में देखे तो ये किधर देखेगा, उत्तर दिशा में, तो वो भी पॉसिबिलिटी को बना लेते हैं जी। क्या क्या हुआ है, ये अगर उत्तर में देख रहा है, सॉरी ये दक्षिण में देख रहा है, तो ये किधर देखेगा, उत्तर में देखेगा। यहाँ पे भी आ जाएगा आपके बीच में बैठे हुए कितने लोग, 8 लोग फिर बीच में बैठे हुए करके आएगा। ठीक, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है उस चीज को चेक करते हैं। R S के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब मान लो R यहाँ पर है, R अगर यहाँ पर है तो S को कहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, R यहाँ पे बैठाऊंगा तो S को कहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि S के बाएं तीसरे स्थान पर क्या आना है, R को। दोनों एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। R का मुंह उत्तर की ओर है तो S का भी मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। अगर R यहाँ पर आया तब की बात है। अब यहाँ पर अगर मैं चलूँ इधर, मान लो इधर R है, तो R अगर इधर है तो R S के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R यहाँ पे आएगा तो S कहाँ पे आना चाहिए, इधर, जो कि किधर देखना चाहिए, दक्षिण की ओर। ठीक है, तभी तो R S के बाएं तीसरा कहलाएगा। वैसे भी यहाँ पर सेम कंडीशन ही अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे R रखूँ तो R किसके बाएं बोल रहा है, R S के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो R को अगर यहाँ पे रखा जाए तो थोड़ा सा समझिएगा,
आर बाएं रखा जाना है और आर किधर देख रहा है इस कंडीशन में नीचे की तरफ अर्थात दक्षिण की तरफ। तो ये किसका बायां और एस का भी दिशा किधर होना है, दक्षिण की तरफ ही होना है। तो एस को भी इधर ही देखना पड़ेगा, लेकिन एस को रहना है इधर और इधर तो सीट ही नहीं बचा है। एस इधर रहेगा तभी तो आर कहलाएगा बाएं तरफ किसके, एस के। तो एस के लिए तो सीट ही नहीं बचा इधर, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता है। ठीक है, आर कहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे आएगा अगर आर, तो आर को मैं अगर यहाँ पे डालूं तो एस के किधर बैठना है उसको बाएं, एस के किधर बैठना है उसको बाएं, तो एस को किधर आना चाहिए फिर उधर, उधर तो फिर जगह ही नहीं बचा। तो सिंपल सी बात मेरे को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आ सकता है एस ताकि मैं इधर बनाऊं आर। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पे आया एस, तो एस के पहले एस से बाएं, बाएं कितना इधर उत्तर दिशा में ही कौन आ जाएगा, आर। अब ये कंडीशन सही हो गया, आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, दोनों एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और उनमें से एक अंतिम छोर पर बैठा है। एस क्या हो गया, अंतिम छोर पे बैठा है। टी जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, आर के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। आर हो गया 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन बैठेगा, टी जिसका मुंह किधर है बोल रहा है, दक्षिण की ओर है, किसका मुंह, टी का मुंह। तो यहाँ पे क्या बना दिया जाए, टी। ठीक, ये टी हो गया, आर हो गया, एस हो गया। टी का मुंह किधर है बोला जा रहा है, दक्षिण की ओर है करके बोला जा रहा है। अब और क्या चीज है, टी और वी के बीच उतने ही लोग बैठे हैं जितने कि वी और वाई के बीच बैठे हैं, जो कि आर के दाएं बैठा है। आर के दाएं बैठा है, तो आर के दाएं कौन बैठा है बोल रहा है, वी और वाई के बीच बैठे हैं। जो कि वर्ड आया तो जो किसके लिए आएगा, वाई के लिए, वाई के लिए जो आया है, तो आर के दाएं कौन बैठेगा, वाई। वाई यहाँ पे बैठ सकता है या फिर यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं बैठाता हूँ वाई को, तो वाई के लिए कंडीशन क्या होगा, उसके पहले क्या लिखा है देखना, टी और वी के बीच उतने ही लोग बैठे हैं जितने कि वी और वाई के बीच में। तो अगर यहाँ पे वी को बैठाऊंगा मैं, तो वी और वाई के बीच में आर हो गया, इधर वी और टी के बीच में, इधर वी और टी के बीच में 2 लोग हो गए, जबकि यहाँ पर तो 1 लोग हुआ। तो y को मैं यहाँ पे नहीं बैठाऊंगा, y को मैं बैठाऊंगा कहाँ पर, यहाँ पर, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इधर बचे 2 लोग, v और y के बीच में 2 लोग, वैसे ही v और t के बीच में 2 लोग। ठीक, इतना चीज। तो v और y के बीच बैठे जो कि r के दाएं, y के निकटतम पड़ोसियों के मुंह, y के निकटतम पड़ोसियों के मुंह समान दिशा की ओर है। y का निकटतम पड़ोसी s है, तो इधर भी कौन दिख रहा है, ये खाली कोई नहीं आया यहाँ पे, लेकिन इन दोनों का दिशा क्या है बोल रहा है, एक तरफ, तो इधर आएगा उत्तर। कौन आएगा यहाँ पे अभी नहीं पता है मेरे को। ठीक है, वही चीज बोला, वाई के निकटतम पड़ोसियों के मुंह समान दिशा की ओर है, या तो वो दोनों दक्षिण की ओर देख रहे होंगे या फिर उत्तर की ओर। यू वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, वी के बाएं चौथे स्थान पर, यहाँ पर तो है वी, इसका बायां 1 2 3 4, इधर क्या आ जाएगा, यू। यू किधर देख रहे हैं मेरे को नहीं पता अभी, तो इधर आ गया यू। ठीक है, यू वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू और डब्ल्यू के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो क्यू और डब्ल्यू, हो सकता है क्यू यहाँ पे आए, यहाँ पे डब्ल्यू आए, तो 2 व्यक्ति हो गए। हो सकता है क्यू यहाँ पे रखूंगा मैं और डब्ल्यू इधर रखूंगा, या फिर डब्ल्यू इधर रखा और इधर क्यू रखा, तो क्यू के लिए तो जगह ही नहीं बचा है। तो कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्यू आ गया, यहाँ पर डब्ल्यू, या फिर यहाँ पर क्यू, यहाँ पर डब्ल्यू, 2 लोग आएंगे बोला ना। तो Q और W का स्थान अभी निश्चित नहीं है, लेकिन यहीं कहीं पर आने वाले हैं, इतना पता है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल Q के मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, Q का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि Q का मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। अच्छा देखो, दक्षिण की ओर कितने लोग मिल गए हैं, 1 और 2, और अधिकतम कितने लोग दक्षिण की ओर हो सकते हैं, उसका मुंह तो 4 लोगों का। तो इसको भी अभी छोड़ा जाए, Q के मुंह दक्षिण की ओर नहीं है। V के निकटतम पड़ोसियों का मुंह, V कहाँ पर है, यहाँ पर है। निकटतम पड़ोसी क्या हो गया, R हो गया, और एक तो हो गया ये निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा में है, ये उत्तर में है, तो ये किधर देखेगा, ये देखेगा जी किधर, दक्षिण की ओर। ठीक, लेकिन कौन आएगा यहाँ पे मेरे को नहीं पता है। अब क्या बोला, P और U T के निकटतम पड़ोसी हैं। P और U T के निकटतम पड़ोसी, T यहाँ पर, U यहाँ पर, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे कौन आएगा, P कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। किधर देख रहा है अभी नहीं पता है। ठीक है, P के दाएं तीसरे स्थान पर X है, किधर देख रहा है। अब P के दाएं बोल रहा हूँ, तो भाई अगर इधर देखेगा, ये इधर देखेगा,
तो दायां तीसरा कौन होगा, 1 2 3। P अगर दक्षिण की ओर देखेगा तो 1 2 3, दायां तीसरा क्या कहलाएगा, ये अंतिम छोर पे बैठेगा। P के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, X। अगर P ऊपर देखेगा उत्तर की ओर तो तीसरा कौन कहलाएगा, 1 2 3। 3 पर कौन बैठा पड़ा है पहले से, R, तो वहां पे X कैसे आ जाएगा फिर। तो सिंपल सी बात है, P को देखना पड़ेगा उत्तर दिशा में, तभी उसके दाएं तीसरा आदमी मिलेगा। P देखना पड़ेगा दक्षिण दिशा में, तभी उसके दाएं तीसरा आदमी मिलेगा। P अगर उत्तर में देखा तो दाएं तीसरा आदमी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके दाएं तीसरा आदमी पहले से बैठा हुआ है जो कि है R। तो P दक्षिण में देखेगा तो दक्षिण में ही मिलेगा कौन, X। यहाँ पे आ गया X, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, U आया है यहाँ पर, इधर T P V यहाँ पर है, कहाँ किधर देख रहे हैं पता नहीं है ना, अभी V R Y ये सब चीज़ मिला है। अब देखते हैं आगे और T के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। P जब इधर देख रहा है तो U किधर देखेगा, ऊपर देखेगा। U किधर देखेगा, ऊपर देखेगा। क्वेश्चन में मेरे को बोला T के निकटतम पड़ोसी लोग विपरीत दिशा में देखते हैं करके। अब देखो 4 जने लोग मिल चुके हैं आपको दक्षिण दिशा में देखने वाले। अब जितने लोग बचे वो सब किधर देखेंगे, उत्तर की ओर देखेंगे। तो अब सोचने की जरूरत है ही नहीं। V किधर देखेगा, तो वो देखेगा उत्तर की ओर। और कौन बचा, यहाँ पर कौन आदमी है पता नहीं, लेकिन ये भी देखेगा किधर, उत्तर की ओर। Y भी किधर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा, ठीक है। अब एक ठोक बचा है, बीच में बचा था Q और W के बारे में ना, तो Q का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है। यहाँ पर तो दक्षिण दिशा दर्शा रहा है, बीच में है ना स्टेटमेंट, Q और W के मध्य 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर Q डाला, यहाँ पर W डाला, तो 2 व्यक्ति। लेकिन वो बोला Q क्या है, दक्षिण की ओर नहीं देखेगा। अब दक्षिण की ओर नहीं देखेगा, इसका मतलब क्या होगा, Q के जगह यहाँ पे क्या आएगा, W, जो कि दक्षिण की ओर देखेगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाए W। यहाँ पर आएगा Q, जो कि दक्षिण की ओर नहीं देखेगा, मतलब किधर देख रहा होगा वो, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर देखने वाला कौन होगा, Q। तो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, अपन डायग्राम बना लिए हैं। अब डायग्राम बनाने के बाद अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो हर एक चीज़ें। देखो क्या बोला गया है, 10 लोग P Q R S T U V W X Y एक कतार में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। 4 से ज़्यादा लोग दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। दिख रहा है ना, X हो गया, T हो गया, P हो गया, W, ये 4 लोग ही हैं जिन लोग क्या कर रहे हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से एक R अंतिम छोर पर बैठे लोग विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। X दक्षिण की ओर देख रहा है तो S उत्तर की ओर देख रहा है। दोनों एक ही दिशा की ओर मुंह कर, R S के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R जो है S के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R है किसके बाएं, S उत्तर की ओर देख रहा है तो उसका बायां इधर हुआ, 1 2 3, तीसरे जगह में कौन मिला, R S के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। दोनों एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं, दोनों उत्तर ही दिशा में देख रहे हैं यहाँ पे। और उनमें से एक अंतिम छोर पर, R और S में अंतिम छोर पर कौन बैठा, S। T जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, T कहाँ पर है, T जिसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। R के बाएं चौथे स्थान पर, R के बाएं 1 2 3 4, R का बायां ही कहलाएगा। चौथे स्थान पे कौन बैठा, T और V के बीच उतने ही लोग बैठे हैं। T और V के बीच 2 लोग, जितने कि V और Y के बीच बोला गया, जितने V और Y के बीच बैठे हैं, जो कि R के दाएं बैठा है, जो कि R के दाएं बैठा ना कौन, Y। Q से जस्ट आगे R के दाएं ही तो कहलाएगा वो। Y के निकटतम पड़ोसियों के मुंह समान दिशा की ओर है। Y के निकटतम पड़ोसी कौन है, ये Y हो गया। Y के निकटतम पड़ोसी Q और S, जिनकी दिशा क्या है, समान है। U V के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। U जो है V के बाएं, V इधर है तो 1 2 3 4, तो V का बायां किधर कहलाएगा, इधर ही उत्तर दिशा में दिख रहा है कौन सा, U है। तो U कहाँ पे बैठा है, V के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। Q और W के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है Q, यहाँ पर दिख रहा है W, उनके बीच में 2 व्यक्ति। Q का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है। हाँ भाई, यहाँ पे Q नहीं आ सकता था बोला था, तो Q का मुंह किधर जाएगा, उत्तर की ओर। अब आगे V के निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। V के निकटतम पड़ोसी W और R का विपरीत दिशा में मुंह है बोल रहा है। P और U T के निकटतम पड़ोसी हैं। P हो गया और कौन, U T का ही निकटतम पड़ोसी है, सही बना है।
और आगे p के दाएं तीसरे स्थान पर x है, p के दाएं तीसरे स्थान पर x है। t के निकटतम पड़ोसी, t क्या निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा u हो गया, और ये p अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। u y एक ही दिशा में मुँह किए हैं, u y के ही दिशा में, u किधर है, u यहाँ पर है, किसकी दिशा में बोल रहे हैं, y एक ही दिशा में मुँह किए हैं, u का मुँह उत्तर, y का मुँह भी किधर हो गया, उत्तर। तो अपन जितना भी चीज़ बनाए वो पूरा का पूरा अभी सही बनाए हैं। अब क्या करेंगे, अपन प्रश्न का उत्तर देंगे। विषम का पता लगाएं, y p x w, 9वें प्रश्न, y कहाँ पर है, y यहाँ पर है, p x w कहाँ पर है, p x और w, ठीक है, p x w, x देख रहा है दक्षिण की ओर, p देख रहा है दक्षिण की ओर, w देख रहा है दक्षिण की ओर, जबकि y देख रहा है उत्तर की ओर। इसलिए विषम का पता लगाएं, फाइंड द ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। r के दाएं बैठे लोगों की संख्या खाली स्थान के दाएं बैठे लोगों की संख्या के समान है। पहले देखते हैं कि r के दाएं कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। अब देखते हैं ऑप्शन w के दाएं तो कितने मिल गए आपको, 4, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। q के दाएं तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। p के दाएं 3 लोग, r के दाएं कितने लोग था, 3 लोग, तो r के दाएं बैठे लोगों की संख्या किसके दाएं बैठे लोगों की संख्या के समान होगा, p के दाएं बैठे लोगों की संख्या के समान होगा। r के दाएं भी 3 बैठे हैं, p के दाएं भी 3 बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। w r से संबंधित है, w है, r है, w और r के बीच में एक जने हैं, ठीक है। t x से संबंधित है, t और x के बीच में भी एक जने हैं, तो p किससे संबंधित, तो p यहाँ पे ढूंढा जाए, p u के बीच में t है, p v के बीच में w है, तो या तो ऑप्शन में अपने को u दिया होगा या तो फिर v दिया होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा जो कि अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है v, तो p और v के बीच में भी कौन बैठा, एक जने व्यक्ति बैठा है, p और v का मुंह अलग अलग है। वैसे इधर देख लेते हैं w और r का भी मुंह अलग अलग है, t और x, अच्छा यहाँ पर t और x के बीच में क्या मिल रहा है आपको, सेम दिशा मिल रहा है। अपने को यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ 2 लोगों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ होना चाहिए करके। p से संबंधित है के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, v, क्योंकि w और r के बीच में v बैठा हुआ है, t और x के बीच में u बैठा हुआ एक जने आदमी। वैसे p और u के बीच में t बैठा हुआ है और p और v के बीच में w बैठा हुआ है, या तो फिर p किससे संबंधित होगा, u से, p संबंधित होगा या तो फिर v से। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, बोले एक ऑप्शन कौन सा मिला अपने को, v करके मिला है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सबसे पेचीदा क्वेश्चन था इस रीजनिंग सेक्शन का सी सेट में। क्लास कैसा लगा, भले थोड़ा लंबा जाएगा समझाने में, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें और आप जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाहते हो कि हर एक चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो करके, तो ऐसे में क्रैक नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम। मन को शांत रखिए, फुल प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट देते रहिए। अब मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो, तो टेस्ट बुक एप्लीकेशन से आप दे सकते हो। वहाँ पे फीस भी बहुत कम है, 250-300 रुपये वगैरह में मिल जाता है वहाँ का जो टेक्स्ट बुक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। टाइम भले लगा है सॉल्व करने में, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।